स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे जीओसी। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला जो हमारे पास पन्ना है, देखो इसमें पन्ना जो हमारे पास मेनली है दो ही चीज या एक ही चीज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास शिफ्ट होगा। कोवैलेंट बॉन्ड है तो कोवैलेंट बॉन्ड हमारे पास, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है? जब हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड्स फॉर्म हो तो वही हमारे पास क्या हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब म्यूचुअल शेयरिंग की हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दिया और हमारे पास कार्बन एक इलेक्ट्रॉन दिया तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो क्या हो गया, कोवैलेंट। नेक्स्ट हमारे पास देखना, जनरल ऑर्गेनिक में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है और उसके बाद हमारे पास वहां से आपको एप्लीकेशन पढ़ना है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन क्या होता है अभी बताएंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। मेनली यही चार चीज पढ़ना है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। उसमें और भी कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ना, जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है बात करेंगे, बस बता रहे हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ना है। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है, आइसोमेरिज्म अलग से पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म अलग से ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला देखना है यहाँ पे हमारे पास जीओसी। तो जीओसी में सबसे पहला हमारे पास देखेंगे कि बॉन्ड्स हमारे पास ब्रेक कैसे होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे बॉन्ड फ्यूजन। हमारे पास बॉन्ड फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब टूटना। बॉन्ड हमारे पास कितने तरीके से टूट सकता है, तो जो बॉन्ड फ्यूजन होता है वो हमारे पास दो तरीके से होगा, एक होमोलिटिक और दूसरा हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक करने का मतलब जैसे मान के चलो कि इन दोनों ने कंपनी स्टार्ट किया, इसने 50 लाख लगाया, इसने भी 50 लाख लगाया। इमेजिन करना है तो अच्छा अमाउंट है, इमेजिन करो 50 करोड़ भी कर सकते थे, मगर फिर याद आया तुम ही लोग को तो एग्जाम्पल लेना है। तो अगर 50 लाख इन्वेस्टमेंट किए, अगर मान के चलो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ और फिर क्या हो गया कि दोनों में झगड़ा हो गया, कंपनी टूट गई, तो जितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट हुआ था अगर उतना ही इसको अगर 50 लाख ही मिल जाए और इसको भी 50 लाख मिल जाए तो वो कोई लॉस और कोई गेन नहीं। तो अगर हमारे पास जो बॉन्ड्स है जिसने जितना इलेक्ट्रॉन्स दिया होगा, जनरली हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड में मानते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग से मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स दिया होगा। अगर दो एटम्स के बीच अगर बॉन्ड बन रहा है तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ होगा। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली। आगे भी अगर आप इनऑर्गेनिक में देखोगे एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी बॉन्ड फॉर्म होता है, मगर हम लोग जो बात करेंगे वो दो। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन्स के कारण एक बॉन्ड फॉर्म होगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने, एक एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, दूसरे एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, जब ये बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन इसको भी मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को भी मिल गया, ये हो गया होमोलिटिक। मगर दूसरा समझना हेटेरोलिटिक। अगर हमारे पास मान के चलते हैं कि ये लोग 50-50 कंट्रीब्यूट किया था, ये निकल गई दबंग, कट्टा निकाला सीधे कान पे लगाया और उसका हिस्सा भी खा गई, तो ये क्या हो गया कि अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो इसने क्या, इसने ऐसो पूरा जो पार्टिसिपेशन का था वो अकेले ले लिया, तो ये हो गया हेटेरोलिटिक। क्या बात समझ में आया? तो हमारे पास जो बॉन्ड टूटेगा वो, अगर बॉन्ड फ्यूजन की बात करेंगे तो हमारे पास बॉन्ड फ्यूजन दो तरीके से होगा। एक होगा हमारे पास होमोलिटिक और दूसरा होगा हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और दूसरा हमारे पास हेटेरोलिटिक, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन।
जैसे अगर हमने इमेजिन किया कि अगर हमारे पास ए और बी के बीच हमारे पास बॉन्ड है, इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमने यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, अब यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन्स हमने इसको दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दिया। गौर से देखना, तुम्हारे केस में तो नहीं, मेरे केस में हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो ये एरो दिए वो हाफ एरो है, तो जब होमोलिटिक बॉन्ड्स दिखाते हैं तो वो हाफ एरो यूज करते हैं। आप पूरा एरो भी कर दोगे तो वही 7 खून माप वाला, तो ये भी माप हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ से हमारे पास ये जब बॉन्ड टूटेगा तो हम, अगर ये कोवैलेंट बॉन्ड है तो ए ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा और बी ने भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से बॉन्ड्स टूटने के बाद हमारे पास क्या बनेगा? ए और बी, इन दोनों का पास एक इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्या इसके कारण जो बॉन्ड्स टूटा उसके कारण किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव आएगा? क्योंकि जितना इन्वेस्ट किया था उतना उसको मिल गया, तो नो लॉस नो गेन। लॉस होता तो पॉजिटिव चार्ज आता, गेन होता तो हमारे पास नेगेटिव आता। तो यहाँ पे से जो होमोलैटिक बॉन्ड्स, जब होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा तो हमारे पास न्यूट्रल स्पीसीज फॉर्म होते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज, और इस न्यूट्रल स्पीसीज को बोला जाता है फ्री रेडिकल। क्लियर? रेडिकल मतलब पार्ट होता है, फ्री मतलब नॉन बॉन्डेड हो गया, नॉन बॉन्डेड ही को बोलते हैं फ्री। रेडिकल मतलब पार्ट, और कुछ रेडिकल दूसरे के लिए भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस में आप डिटेक्शन करते थे 1 एसिड रेडिकल और 1 बेसिक रेडिकल। तो रेडिकल का मतलब होता है पार्ट, कि कौन एसिड से आया कौन बेस से आया। तो एसिड का पार्ट एसिड रेडिकल, बेस का पार्ट बेसिक रेडिकल। तो रेडिकल मतलब पार्ट होता है, फ्री रेडिकल मतलब अब वो बॉन्डेड नहीं है। दूसरा, जब हम हेटेरोरेटिक की बात कर रहे हैं तो अगर हमारे पास ये जो बॉन्ड्स था ए और बी के बीच, अब यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स था, अब हमने माना कि एक ज्यादा पावरफुल होगा। अब ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होता है ना, उसका बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, ये नहीं कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, कि जब 2 एटम्स के बीच क्या बन जाए? बॉन्ड्स बन जाए, तो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, वही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रहेगा, बॉन्ड बन चुका है, ऐसा नहीं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा था। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा, नहीं। जैसे इन दोनों के बीच था हमारे पास बॉन्ड, कंपनी खोला था, तो अगर मान के चलो 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो 10,000 दोनों का होता, मगर ये क्या कर रही है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, या अपनी तरफ खींच रही है। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, वही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम मान रहे हैं कि बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? लेस कम करेगा। तो मोर वाला इलेक्ट्रॉन्स पहले से हमारे पास इसमें क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा स्लाइडली शिफ्ट होगा। हम यहाँ पे तोड़ रहे हैं, तो अब यहाँ पे तोड़ेंगे तो ये कंप्लीट एरो इंडिकेट करते हैं। अब कंप्लीट एरो मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर यहाँ से कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स टूटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? ए ने लॉस किया, इस पे क्या आएगा? लॉस जो करता है उस पे पॉजिटिव। बी हमारे पास क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स गेन किया। तो हेटेरोलिटिक अगर हमारे पास बॉन्ड फ्यूजन होगा तो आयनिक स्पीसीज फॉर्म होगा। ये क्या फॉर्म हुआ हमारे पास? आयनिक स्पीसीज। अब आयनिक स्पीसीज में हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? कैटायंस, और ये हमारे पास एनायन। अब यही देखो, अगर कार्बन के केस में होता है तो इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। अगर हमारे पास कार्बन में तो कार्बो कैटायंस और कार्बोनायंस। क्लियर इतनी बात है? अब यहां से हमें जो नेक्स्ट जो देखना है कि हमारे पास यहां से होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड जो टूट रहा था वो कब कब ऐसा पॉसिबल हो सकता है। फ्री रेडिकल आपने पढ़ा था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ऐसा कुछ पढ़ा है? CCl4 का रिएक्शन Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, Hmu, कुछ याद आया? हेलो अल्केन्स हेलोरिन्स, आपने ये रिएक्शंस पढ़ा होगा। CH4 प्लस Cl2, ये रिएक्शन जो करते हो Hmu के प्रेजेंस में, और एक हमारे पास CH3 Cl और HCl फॉर्म होता है अगर कंट्रोल रिएक्शंस करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये हर बार क्लोरीन को रिप्लेस करते जाएगा, अलग अलग फॉर्म होगा। तो ये जो रिएक्शंस पॉसिबल होता है उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और वो 3 स्टेप में होता है अगर याद हो। फ्री रेडिकल जनरेशन,
हमारे पास चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन और चेन टर्मिनेशन। याद आया कुछ? अरे 12 दिए हो, अगर जिनको याद है तो वो हमारे पास वो भी क्या है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है। और वो फ्री रेडिकल जनरेट होने के लिए हमारे पास लाइट h म्यू लिखते हैं, लाइट की जरूरत है। तो जहां पे हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा उस केस में हमारे पास क्या चाहिए, लाइट। या तो हमारे पास लाइट के प्रेजेंस में होमोलिटिक बॉन्ड, होमोलिटिक बॉन्ड विल ब्रेक in presence of light। तो लाइट का हमारे पास सिंबल h म्यू यूज करते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी इज इक्वल्स टू h म्यू, इसीलिए हमारे पास ये यूज करते हैं। दूसरा हीट, अगर हमारे पास कहीं पे हीट लिखा हुआ है तब भी फ्री रेडिकल हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा। तीसरा हमारे पास प्रेजेंस ऑफ हमारे पास पेरोक्साइड, आपने एक रिएक्शंस पढ़ा होगा एंड एडिशन रिएक्शंस, उसमें पढ़ा होगा मार्किनॉफ्स रूल और एंटी मार्किनॉफ्स रूल। एंटी मार्किनॉफ्स रूल को खरास इफेक्ट बोलते थे। अगर कुछ नहीं तो उस रिएक्शंस वहां पे जो पेरोक्साइड लिखते थे ना, वो पेरोक्साइड आपको बॉन्ड्स ब्रेक कर देता है फ्री रेडिकल्स में। अगर जब पेरोक्साइड नहीं लेते तो वो ब्रेक होता है हेटेरोलिटिक में। पेरोक्साइड आप नहीं लेते तो वो हेटेरोलिटिक में बॉन्ड पर ब्रेक करता है, और आप पेरोक्साइड लोगे तो होमोलिटिक में ब्रेक करेगा, और होमोलिटिक के बड़े वजह से वो एंटी मार्किनॉफ्स रूल दिखा देता है। तो हमारे पास तीसरा जो होगा एंड प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। पेरोक्साइड पता है कितने लोगों को? ऑक्साइड पता है? ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्सीजन का कंपाउंड। पेरोक्साइड क्या होगा? देखो, जब हमारे पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जब लिंक रहेगा और ये दोनों अलग अलग एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होगा, उसी को क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। ऑक्साइड हमारे पास ऑक्सीजन जो होगा वो 2 बॉन्ड्स बनाएगा। और एक और होता है जिसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, उसमें क्या होगा कि 2 ऑक्सीजन हमारे पास एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, और ओवरऑल जो इस पे चार्ज होता है वो -1 होता है। यहाँ पे ओवरऑल जो 2 ऑक्सीजन पे होगा वो -2 होता है, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन पे -2 होता है। पेरोक्साइड बस ये याद रखना, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड हो, वही हमारे पास पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम सुना है? पार्लर में जाओगे तो एक चीज बोलता है ब्लीचिंग करवाना। अरे नहीं, ये सब नहीं बताएंगे, बताएंगे तो फिर वो बहुत लंबा चलते रहता है। पेरोक्साइड बस ये याद रखना कि ऐसा कंपाउंड्स हमारे पास जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो। पेरोक्साइड कंपाउंड क्या होगा? जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये हमारे पास बॉन्ड हो, जिसमें भी ये बॉन्ड होगा वही हमारे पास क्या हो गया? पेरोक्साइड। नेक्स्ट, अच्छा एक और हमारे पास आ जाता। अब यहां से देखो, 2 टाइप का सॉल्वेंट होता है, एक होता है पोलर सॉल्वेंट और एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट पता है? किसमें डिजॉल्व हुआ? पोलर और नॉन पोलर। डाइपोल मालूम है? फिजिक्स में है डाइपोल पढ़ना। डाइपोल क्या होता है कि जब हम इक्वल और अपोजिट चार्ज को बहुत छोटे डिस्टेंस पे रखेंगे तो ये हमारे पास डाइपोल होता है। और आपने पढ़ा था डाइपोल इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, या डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच कितना डिस्टेंस है, यही हो गया हमारे पास डाइपोल। याद आया? यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज लेते थे, क्यू अगर क्यू प्लस लेते थे और एक क्यू माइनस, इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। अब वो अगर बहुत छोटे डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो यही क्या हो गया हमारे पास? डाइपोल। अब इसी से आता है हमारे पास पोलैरिटी, हमारे पास पोलर और नॉन पोलर, ये हमारे पास पोलर हो गया। इसी सिस्टम, ऐसा जो सिस्टम क्रिएट करे जिसपे एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, तो हमारे पास वो हो गया पोलर। अब यहां से समझना, जैसे अगर हमारे पास ये दोनों के बीच कंपनी खुला हुआ था तो इस पे अगर ये इलेक्ट्रॉन्स अगर ये प्रॉफिट खा रही थी तो इस पे नेगेटिव मान सकते हैं। प्रॉफिट को अगर इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दें तो इस पे नेगेटिव और इस पे
पॉजिटिव, क्योंकि इसका प्रॉफिट ये खा रही थी, ये खा रही थी, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो जितना इसने हड़पा होगा माल, उतना ही तो इसने गवाया होगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो गया। जैसे अगर हम इसी चीज को हाइड्रोजन क्लोराइड से समझें, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जितना क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया होगा उतना ही तो हाइड्रोजन ने लॉस किया होगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या साइन आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई करेगा तो उस पर साइन क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? जिससे पूछा जाए वही जवाब दे, बिना फीस का वकील अगर बनेंगे तो नुकसान होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर हम क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं Cl- बनता है। सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सोडियम से सोडियम प्लस बनता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, तो ये खींच रहा है, एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर एक्सेप्ट करेगा तो बॉन्ड ही टूट जाता है। अगर एक्सेप्ट कर लेगा, ये दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर रख लेगा अपने पास, तो फिर बॉन्ड का आएगा, वो टूट गया ना। तो अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इस पे क्या आता है, डेल्टा नेगेटिव। कंप्लीट नेगेटिव नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पूरा नहीं गया है। जैसे अगर हमारे पास मान के चलता है दो वाल में हमारे पास 2 एटम है, बीच में मैं इलेक्ट्रॉन्स हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा हल्का सा, ये नहीं कि पूरा शिफ्ट हो जाएगा। अगर पूरा शिफ्ट हो गया तो बॉन्ड क्या आएगा, बॉन्ड ही टूट जाएगा। बॉन्ड क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, उसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस को भी अट्रैक्ट करके रख रहा है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव था उधर हमारे पास शिफ्ट हुआ, अब उधर शिफ्ट हुआ तो पूरा शिफ्ट नहीं हुआ। अगर कंप्लीटली चला जाता तो कंप्लीटली नेगेटिव और कंप्लीटली पॉजिटिव होता। जैसे सोडियम के केस में, तो NaCl के केस में क्या, सोडियम लॉस कर रहा है और क्लोरीन गेन कर रहा है, तो सोडियम प्लस में और क्लोरीन माइनस में। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में ऐसा नहीं होता। ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा। शिफ्ट होगा तो पार्शियली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इस पे पार्शियल जब स्मॉल अमाउंट को दिखाते हैं तो हमारे पास डेल्टा यूज करते हैं, और जब लार्ज चेंज के लिए यूज करते हैं तो ये डेल्टा यूज करते हैं। तो ये स्मॉल चेंज हमारे पास, तो ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। क्या ये बॉन्ड बहुत बड़ा होता है या बहुत छोटा? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो कोई भी बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड बहुत छोटा होगा। डायपोल क्या था, इक्वल एंड अपोजिट साइड्स में, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को बहुत छोटी डिस्टेंस पर रख रहे हैं। ये बॉन्ड्स भी क्या है, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, और बहुत छोटे डिस्टेंस पे रखा हुआ। ये भी एक डायपोल बन गया, और जिसका डायपोल होगा हमारे पास, जिसका डायपोल मोमेंट जो 0 ना आए वही हमारे पास आ गया पोलर। और जिसका 0 आ जाएगा, बॉन्ड ओवरऑल 0 अगर आ जाएगा तो, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो अगर हमारे पास 0 आ जाएगा तो वो नॉन पोलर कहलाता है। तो अगर हमारे पास, मतलब सीधा समझ में आ गया, पोलर और नॉन पोलर, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हो, ओवरऑल, या फिर बोल सकते हैं डायपोल मोमेंट जिसका हमारे पास 0 हो, वो 0 ना हो, वो हमारे पास पोलर। तो उस पे पहले से क्या, जैसे अगर HCl लिए तो HCl पे पहले से पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। जैसे अब यहां से मान के चलो इन दोनों में डिस्प्यूट हुआ, बंटवारा करना है, बंटवारे के लिए इसको बुलाया गया, कहाँ है, बंटवारा करना है। अब तुम्हारे में दोनों में से फेवरेट कौन है, फेवरेटिज्म करना है यहाँ पे। चलो मान के चलो इसको फेवरेट, अगर इसके फेवरेट है तो ये चाहेगी ना कि इसका फायदा हो। अगर 2 लोगों में लड़ाई हुआ, तुम्हारा दोस्त आया है उसको सुलझाने के लिए, तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साइड लेगा। सेम चीज है कि अगर किसी पे पॉजिटिव और नेगेटिव है तो दूसरे पे भी क्या चाहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अरे अगर पहले से, जैसे अगर हमारे पास पोलर है, जैसे HCl की बात कर रहे थे, तो H पे हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव और Cl पे डेल्टा माइनस था, तो ये चाहेगा दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी तरह जैसा हो। तो अगर हमारे, और दूसरा हमारे पास जैसे देखना हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जितना पावरफुल उतना ही हाइड्रोजन, तो इन दोनों में से कोई पावरफुल नहीं, तो कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव नहीं। इसमें हमारे पास जो म्यू का वैल्यू आएगा, कोई चार्ज ही नहीं, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। ये क्या हो गया, नॉन पोलर। तो दूसरा वाले पे भी क्या चाहेगा कि कोई चार्ज ना हो। तो अगर पोलर डालेंगे तो चाहेगा चार्ज लाना, और नॉन पोलर डालेंगे तो चार्ज नहीं लाना चाहेगा। तो चार्ज कब नहीं आएगा, जब हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हो। तो अगर हमें जब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करवाना होता है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, जिसमें कोई पोलैरिटी ना हो, कोई पॉजिटिव नेगेटिव ना हो। और अगर हमें हेटेरोनिटी करवाना है तो हमें लेना पड़ेगा पोलर, ताकि पहले से जिस पे पॉजिटिव नेगेटिव है वो दूसरे पे भी क्या ला सके, पॉजिटिव नेगेटिव। बात समझ में आया। तो यहाँ पे हमारे पास
एक लाइन लिख सकते हैं, पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर होमोलिटिक, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। और दूसरा इधर पे हम वही सेम चीज बात करेंगे। यहां से देखो होमोलिटिक ब्रेक कब हो रहा था, हमारे पास लाइट, हीट और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारे पास क्या होगा, हेटेरोलिटिक। बस इसका एब्सेंस होना चाहिए। मोस्टली जो होता है वो हमारे पास हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेक करता है। होमोलिटिक के लिए स्पेसिफाई कंडीशन है, या तो लाइट होना चाहिए या हीट होना चाहिए या फिर पेरोक्साइड होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो पक्का हमारे पास हेटेरोलिटिक बॉन्ड्स टूटेगा। इसमें जनरली हम लोग यूज करते हैं एसिड बेस, एसिड एंड बेस कैटालाइज रिएक्शंस, एसिड एंड बेस कैटालाइज रिएक्शंस, कैटालाइज रिएक्शंस फेवर हेटेरोलिटिक, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन। जैसे अगर यहां से अगर आपको याद है कोई भी एसिड होगा तो क्या करेगा, एसिड क्या करता है, अरे इतना ऐसा ना करो, कुछ दिन पहले बोले थे ना कि इस बार नीट का अच्छा है, वो वापस ना लेने के लिए मजबूर करो। एसिड क्या होगा, एसिड क्या होता है, क्या करता है, जोर से बोलना रहे, H प्लस डोनेट करता है, हाइड्रोजन नहीं। H प्लस जो डोनेट करेगा वो एसिड हो गया, जो हमारे पास OH माइनस डोनेट करेगा वो बेस होगा। तो अगर कोई रिएक्शंस ऑर्गेनिक में अगर एसिड रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है या बेस के प्रेजेंस में हो रहा है, तो अगर एसिड के प्रेजेंस में होगा तो H प्लस पे पहले से क्या है, पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो दूसरे पे भी क्या चाहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव लाना, तो वो हमारे पास हेटेरोलिटिक बॉन्ड्स पड़ेगा, क्योंकि वो खुद ब्रेक कैसा हो रहा है, हेटेरोलिटिक। पॉजिटिव कब आएगा, जैसे अगर हमारे पास ये हमारे पास ऑक्सीजन का अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमने लिया तो ये जो बॉन्ड होगा ये टूटता है, तो ये H पर प्लस आता है और ऑक्सीजन पे माइनस। तो अगर एसिड होगा तो H प्लस देगा, तो ये कैसे जनरेट हुआ, हेटेरोलिटिक। अगर ये हेटेरोलिटिक जनरेट हुआ तो दूसरे को भी हेटेरोलिटिक चाहेगा। अगर हमारे पास कोई बेस होगा तो OH माइनस जनरेट हुआ होगा, अगर OH माइनस जनरेट हुआ होगा तो वो माइनस मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स तोड़ के लिया होगा, मतलब पहले से कैसा टूटा, हेटेरोलिटिक। तो दूसरे के ऊपर भी क्या चाहेगा, हेटेरोलिटिक। बात समझ में आया। या फिर आप अगर याद हो कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक एक रिएक्शन से आपने पढ़ा था हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, अगर उसका मैकेनिज्म थोड़ा मोड़ा भी याद हो तो उसमें आप जो बॉन्ड तोड़ते हो वो हेटेरोलिटिक बॉन्ड तोड़ते हो। फिलहाल अभी कुछ ना, ये चीज कम से कम। और एक लास्ट, अगर यहाँ पे हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर कर रहा तो वहां पे कौन करेगा, पोलर सॉल्वेंट, जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। अच्छा यहीं पे कर देते ना, एसिड बेस, एसिड बेस, और हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट एसिड बेस कैटालाइज रिएक्शंस फेवर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हाँ इतना लिख लीजिए, लिख लीजिए। अरे हमको भी गैप चाहिए ना, सुबह से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा तो हम भी रुके। जब 2 क्लास रहता है तो समझ में आ जाता है, कंटिन्यूअस लिख सकते हैं, थोड़ा लिखोगे तो हमको भी ब्रेक मिलेगा। कम से लेविस ऑक्टेट रूल पता है, लेविस ऑक्टेट रूल पता है या नहीं। कोई भी मॉलिक्यूल्स फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और कंबाइन फॉर्म में सबसे पहला जो थ्योरी आया वो हमारे पास लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स का आया या लेविस ऑक्टेट रूल का आया। हर मॉलिक्यूल्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है और उस कंप्लीशन के ड्यूरिंग में वो किसी ना किसी एटम से क्या करेगा, कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। यही है लेविस ऑक्टेट रूल। अब याद आया, ये आपने 8 या 9 में पढ़ा था, फिर 12th में पढ़ा था, जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो।
तो वहां पे आपने पढ़ा था, तो वहां पे आपको इसी बेसिस पे हमारे पास जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा इनकम्प्लीट होगा, उसके बेसिस पे आपको दो चीज बताना है, एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। पहला ये समझ में आया, होमोलिटिक बॉन्ड और हेटरोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड कब टूटेगा? ये लास्ट क्लास है इसलिए एनर्जी इतना लो है, या फिर ऐसा यही हाल है तुम लोगों का? अब ब्लेम तो करना है, अपने को थोड़ी करना है, दूसरे को ही करना है। खाए पिए हैं नहीं अगर तुम लोग यहाँ बैठ के अगर बैठे हुए तो हम तो बोल रहे हैं, तो मेरे से एनर्जी और कम होनी चाहिए। ए लिखो रे, छोड़ो। लेविस ऑक्टेट रूल कंप्लीट, बात समझ में आ गया कि हर मॉलिक्यूल। अब ये जो लेविस ऑक्टेट रूल होता है वो हमारे पास एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसमें दो आता है, हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। तो हाइपर मतलब ज्यादा, तो ज्यादा अगर 8 से जिसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। 8 से कम हो जाएगा, हाइपो बोलते हैं, हाइपोवैलेंट। हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट ये कंपाउंड्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो इसके मतलब हमारे पास अलग थ्योरी की और चाहिए। वो उसके बाद आया हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो क्या बोलता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखो, अरे काफी इनऑर्गेनिक चले गए ना, ऑर्गेनिक पे रहना है हमें। वो फिर कुछ चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद आया हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी। उसके बाद फिर उससे भी एक्सप्लेन नहीं हुआ, तब लास्ट में आया हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जितना चीज चाहिए वो अभी तक एक्सप्लेन कर रहा है। रीजन इसका यही है कि वो क्वांटम बेस होता है, और जो क्वांटम बेस होगा मतलब वो मैक्रो लेवल पे चला गया। जो जितना छोटा पे एक्सप्लेन करेगा उतना बेहतर। जो लोग नहीं लिख रहे हो या लिख लिए हैं तो बताइएगा मेरे को ये चीज, CCl4 ये पोलर सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट है? पोलर, नॉन पोलर। हाँ ये तो बात सही बोली। आगे कुछ तो होगा। नॉन पोलर, यहां से ये CCl4 का हमारे पास स्ट्रक्चर्स क्या होगा? कार्बन कितना बॉन्ड्स बनाया क्लोरीन के साथ? क्लोरीन कभी भी पाई बॉन्ड्स बनाएगा क्या? बनाएगा, मगर कार्बन के साथ तो नहीं बनाएगा। तो 4 बॉन्ड बनाया हुआ, तो 4 बॉन्ड्स हमारे पास किस में एग्जिस्ट करता है? टेट्राहाइड्रल। हर एक बॉन्ड एंगल कितना होता है? 108। वो पानी लिए ना तो थोड़ा सा चुल्ली भर लू, उसके बाद थोड़ा सा मुंह धो, जिंदा रहना है, मुंह धो, उसके बाद फिर से ट्राई कर। गलत बता रही है, 108 नहीं होता, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। या फिर बोल देते हैं 109.5, 28 मिनट, दो अगर एक्स्ट्रा ऐड करते तो 30 मिनट हो जाता, वो पूरा हाफ डिग्री बन जाता। तो 28 के जगह पे अप्रॉक्स लिखा जाता है 109.5 डिग्री, या एग्जैक्ट बात करें तो 109.28 मिनट। हो गया ये? तो कर क्या रही है ये? एक साइड लिखी है, एक साइड लिखी नहीं है। अरे हमको भी नहीं करता ना, तो इसलिए तो लिखवा रहे हैं। अब हमारे पास यहां से बात करते हैं होमोलेटिक और हेटेरोलिटिक कंप्लीट। तो ये जो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझने के लिए, वहां मेरे को सिर्फ होमोलेटिक और हेटेरोलिटिक होता है क्या होता है वो बताना था। अब यहां से हमारे पास जो एक दूसरा चीज है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरवल समझते हो ना, मूवी देखने जाते हो? इंटरवल क्या होता है
कि मूवी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो बीच में जो ब्रेक आता है वही इंटरवल है। तो रिएक्शन से जो प्रोडक्ट में हमारे पास कन्वर्ट होता है तो उसके बीच में हमारे पास ऐसा केमिकल स्पीसीज बनता है जो फिर हमारे पास वो उसका जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत कम होता है, वो रिएक्शंस के ड्यूरिंग में फॉर्म होगा और प्रोडक्ट फॉर्म होने से पहले वो खत्म हो जाएगा। तो वो जो शॉर्ट लिविंग स्पीसीज जो बना बीच में उसी को बोलते हैं हमारे पास इंटरमीडिएट। ऐसा केमिकल स्पीसीज जिसका लाइफ बहुत कम हो, वो ड्यूरिंग द रिएक्शंस फॉर्म होगा और वो प्रोडक्ट नहीं होगा ना रिएक्टेंट होगा, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो ये जो बॉन्ड्स बना, जैसे अगर हम यहां से बात करें, हमारे पास होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक की बात कर रहे हैं, ये बॉन्ड टूटेगा तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल? बॉन्ड टूटेगा तो अनस्टेबल है। अरे वो तो फ्री फॉर्म में कभी कोई रहना ही नहीं चाहता, हर कोई क्या रहना चाहता है, कंबाइंड फॉर्म में। और इसी वजह से हमारे पास नेचर जो में मिलता है वो ओट्स के फॉर्म में मिलता है हर चीज। तो अगर कोई एलिमेंट्स बॉन्ड बना चुका है तो बॉन्ड तोड़ना नहीं चाहेगा, अगर टूट गया तो वो अनस्टेबल है, ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता, ना रिएक्टेंट हो सकता है। तो मतलब ये जो हमारे पास स्पीसीज बना, ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल बना या फिर केटायन या एनायंस बना, ये हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट्स। ये ड्यूरिंग द रिएक्शंस फॉर्म होंगे। क्लियर इतनी बात है? ऐसा केमिकल स्पीसीज जो ड्यूरिंग रिएक्शंस फॉर्म हो जिसका लाइफ टाइम, बात समझ में आ गया? अब उसमें हमें आप देखना है कार्बन फ्री रेडिकल। अगर यही होमोलिटिक बॉन्ड टूटता कार्बन के केस में तो कार्बन फ्री रेडिकल हो जाता, ये कार्बन पे पॉजिटिव आता तो कार्बोकेटायन, कार्बन पे नेगेटिव आता तो कार्बेनाइन। तो नेक्स्ट हमारे पास इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट दोज केमिकल स्पीसीज, those chemical species which are formed during the chemical reactions, during the chemical reactions, chemical reaction for short life या short time, for short time is known as intermediate। क्लियर यहां तक? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हाँ, ये कम से कम लिखो, ना लिखो घर में लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो। इससे एक थोड़ा सा क्लास का एक रहता है एनर्जी लेवल, तो मरे हुए जैसा ना करो। 3 ही क्लास हुआ, हर रोज यही करते हो। अब हमारे पास यहां से देखो, हमारे पास अगर कार्बन का 4 बॉन्ड्स था, अगर एक बॉन्ड टूटा और ऐसा टूटा कि इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, तो ये क्या हो गया हमारे पास, कार्बन फ्री रेडिकल। इसका एग्जांपल हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल। दूसरा देखना, अगर कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड्स बनाया हुआ है, अब इसमें हमारे पास जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा उसमें आपका दोनों का दोनों इसने लॉस कर दिया, तो इस पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव। सिर्फ एक ही बॉन्ड तोड़ रहे हैं, 4 बॉन्ड हम लोग एग्जैक्ट रख रहे हैं, 4 बॉन्ड में एक बॉन्ड तोड़ा और एक बॉन्ड तोड़ने के बाद हमने पहले तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जितना इसने कंट्रीब्यूशन किया था, तो ये फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल हो गया। और दूसरा जो हमारे पास कार्बन 4 बॉन्ड बनाया था उसमें एक बॉन्ड ब्रेक किया, जिसके कारण उसका जो दोनों 1 इलेक्ट्रॉन जो कंट्रीब्यूट किया था वो हमारे पास मूव किया। अच्छा, यहां मेरे को बताना, बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, मगर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 नेगेटिव या 2 पॉजिटिव, मगर हम दे रहे हैं एक ही पॉजिटिव, ऐसा क्यों? बहुत अच्छे हैं। कार्बन का तो एक बॉन्ड में जो अगर हमारे पास ये कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो कार्बन ने तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा ना, हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा। जब ये बॉन्ड टूटा, अगर कार्बन ने एक्सेप्ट किया या हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट किया होगा तो हाइड्रोजन का तो 1 इलेक्ट्रॉन तो था ना, कम से कम एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रहा है या एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लूज कर रहा है, बात समझ में? तो इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है मगर चार्ज एक ही आता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बोकेटायन।
नेक्स्ट हमारे पास कार्बन का 4 बॉन्ड्स और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर क्या कर लेगा, छीन लेगा, तो या तो इसको 2 डॉट से दिखाएंगे या 2 इलेक्ट्रॉन छीनने के बाद इस पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो कार्बन पे नेगेटिव भी दिखा सकते हो और 2 डॉट भी दिखा सकते हो, ये हमारे पास बन जाएगा कार्बन आयन। उसके बाद देखना एक और कंपाउंड्स होता है जिसको बोलते हैं कार्बिन। आपने एक रिएक्शंस पढ़ा था, रायमंड टाइमन रिएक्शंस, 12th में इंपॉर्टेंट होता है, सुना है? रायमंड टाइमन रिएक्शंस, रिएक्शंस क्या था? जिसने बता दिया उसका छुट्टी। नहीं 2 बजे बना, अभी है आधा घंटा। क्या होता है रायमंड टाइमन रिएक्शंस? अरे जैसे एग्जाम दिए थे ऐसा थोड़ी था कि कॉपी किताब उठाए गंगा जी में प्रवाहित कर दिए, ऐसा तो नहीं था ना। कितना परसेंटेज आया बस मेरे को अब जानना है, अब कितना आया था? 60 आया था, 70 आया था, फेल हो गई, इंप्रूवमेंट देना था। अब हमारे पास कार्बिन, कार्बिन क्या होता है जैसे देखो, कार्बन का 4 बॉन्ड्स हमारे पास 2 है, क्लियर, 4 बॉन्ड है। अब पहला हम क्या कर रहे हैं, कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स, हमने कार्बन के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो देखना कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, कार्बन को दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, तो कार्बन पे क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा। 4 बॉन्ड था, ये 2 एक बॉन्ड हमने तोड़ा और कार्बन को दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, तो यहां से हमारे पास क्या बना, कार्बन आयन। नेक्स्ट देखना, कार्बन आयन अगर हमारे पास हो गया, उसके बाद हमारे पास एक और बॉन्ड हमने इसका तोड़ दिया। अब यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको कार्बन से दूर ले गए, तो अगर इसने अगर इलेक्ट्रॉन्स लॉस अगर गेन किया था तो एक नेगेटिव, लॉस करेगा तो एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या हो गया, न्यूट्रल। तो कार्बन के पास अभी भी क्या होगा, 2 बॉन्ड्स हमारे पास बचा होगा, और जिसने ये एक्सेप्ट किया उसके कारण इसके पास कम से कम तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा ना। ये 2 नेगेटिव जो लिखे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एक्सेप्ट किया ना वो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो होगा। ये जो स्पीशीज बना इसी को बोलते हैं कार्बिन। अगर याद हो तो आपने लिया था क्लोरोफॉर्म CHCl3, वहां से पहला आप हाइड्रोजन का तोड़ते हो, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन तोड़ते हो, नेगेटिव आता है, फिर एक क्लोरीन हटाते हो और ये स्पीशीज बनाते हैं। 2 क्लोरीन के साथ लगा होता है और 2 हमारे पास एक लोन पेयर होता है, इसको बोलते हैं कार्बिन। तो ये हमारे पास कार्बिन हो गया। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास जो एग्जांपल है, कार्बिन समझ में आ गया कि कार्बन का 2 बॉन्ड्स होगा और एक लोन पेयर हमारे पास, इसको बोलते हैं कार्बिन। आगे पीछे कर दे, कोई बात नहीं। अब हमारे पास नेक्स्ट है बेंजाइन। बेंजाइन, बेंजीन जानते हो, एन लग गया तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोलते हैं बेंजाइन। अब यहां से मेरे को बताना इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, इस कार्बन या फिर सब सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। बेंजीन की जब बात करते हैं, बेंजीन हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन का क्या है, sp2। यहां पे हम बोल रहे हैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, 1 सिग्मा, इधर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा। हमको कुछ देर पहले आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन के कारण सिर्फ हमारे पास कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड। एक निहायती ऐसा कंपाउंड है जिसमें हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड्स बनाता है, और यह इसमें हर एक ऑर्बिटल जो होगा वो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp हाइब्रिडाइज नहीं है। अगर sp हाइब्रिडाइज होगा तो स्ट्रक्चर्स क्या आएगा, लीनियर। ये लीनियर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये जो बेंड हुआ है ना, यहां से लीनियर होना चाहिए था, नहीं होता। इसके और पहला हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हम लोग ऐसा मानते हैं, जैसे अगर हम लोग बोल रहे थे कि अगर मम्मी ऐसो बीटरूट्स और कैरेट्स का अगर जूस दे रही है तो दोनों का सेंट अगर आ रहा है तो तुम ये मान रहे हो ना, मगर तुमने अपने आंखों से
नहीं देखा। अगर हो सकता है कि उसने मम्मी ने कुछ एसेंस डाल दिया होगा, कि ऐसा कोई तीसरा चीज मार्केट में मिला होगा जिसमें दोनों का खुशबू आता होगा, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये चीज हमने हाइब्रिडाइजेशन कभी अपने से देखा नहीं ना, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल उसका कोई प्रूफ है, वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उससे कुछ चीजें एक्सप्लेन होती हैं, और जिससे कुछ एक्सप्लेन होगा उसका यूज कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास याद रखना, हर चीज का, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, sp मत कर देना। और एक लास्ट कंपाउंड आएगा जिसको बोलते हैं नाइट्रीन। इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है, इससे ये बेंजाइन से पहले यही आपको जितना भी रिएक्शन देखोगे, या तो कार्बोकेटायन, सॉरी कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन और कार्बिन, इसके अलावा ये बेंजाइन जो लिख रहा हूं और नाइट्रीन लिख रहा हूं, ये आपको जनरली नजर नहीं आता। तो नाइट्रीन क्या होता है हमारे पास? जब नाइट्रोजन हमारे पास एक बॉन्ड बनाए और एक लोन पेयर हो। जैसे कार्बन हमारे पास कितना बॉन्ड्स बना रहा था? 2 बॉन्ड। कार्बन के केस में 2 बॉन्ड और एक लोन पेयर। नाइट्रीन के केस में एक बॉन्ड बनाया रहेगा, एक लोन पेयर होगा। ये इतना कंपाउंड्स हो गया। ये हमारे पास इंटरमीडिएट, लिख लीजिए। बढ़े आगे, चलिए। इंटरमीडिएट समझ में आ गया कि ऐसा केमिकल स्पीसीज जो रिएक्शंस के ड्यूरिंग बनेगा, और रिएक्शंस के ड्यूरिंग मतलब हमारे बॉन्ड ब्रेक करके ही बनेगा। जनरली आपको अगर 3 चीज भी अगर याद रखना है तो 3 चीज भी हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज है, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन। अब यहां से देखेंगे उनके बारे में कुछ बातें। अच्छा नहीं, पहले हम लोग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल देख लेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा। हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। अब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन को कोई कब चाहेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब हो सकता है? जब ऑक्टेट कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो। बात समझ में आया? फिर से समझना, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन्स को कौन चाहेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। हमें जिस चीज की, कोई भी चीज की चाहत कब होती है? जब वो हमारे पास नहीं होता। बचपन में भी आप देखो, अगर आपके पास डॉल था, जब तक नहीं है तब तक लड़ाई करना है, मिल गया फिर कहां पे फेंक दिए हो कोई मतलब नहीं है। तो सेम चीज, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को चाहेगा। इलेक्ट्रॉन्स लिविंग स्पीसीज है, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को कब रखना चाहेगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स कब नहीं था? जब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो ऐसा केमिकल स्पीसीज जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वही हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। वही इलेक्ट्रॉन्स लिविंग स्पीसीज होगा। अब दूसरा चीज, अगर मान के चलो कि आपको कुछ खरीदना है, उसके लिए आपको 1000 रुपए चाहिए, मगर आपके पास है 500, क्या खरीद पाओगे? ऐसा भी स्पीसीज होगा जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए मगर उसके पास स्पेस नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए हमारे पास 2 क्राइटेरिया, इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीसीज होने के लिए मतलब वो इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मतलब इसको पास स्पेस होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को रख सके। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो चाह रहा है मगर उसके पास स्पेस नहीं है, मान के चलो कि किसी मेहमान को आप अपने घर में बुलाना चाह रहे हो मगर घर में बेड ही नहीं है, ये नहीं है ऑप्शन कि चादर नीचे नीचे आगे वो सब सो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में रूम ही खाली नहीं है ना, बेड है, आप बुला नहीं सकते। सेम चीज है कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है, उसको इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए तो इलेक्ट्रॉन्स को अपने, उसको इलेक्ट्रॉन्स को रखना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए उसके पास खाली स्पेस होना चाहिए, और खाली स्पेस जो होता है वो वैकेंट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्लियर इतनी बात है? तो इलेक्ट्रोफाइल्स होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वैकेंट ऑर्बिटल। क्लियर? Those chemical species which are electron loving species are known as electrophile.
नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन्स, उसको इलेक्ट्रॉन्स जाने से कुछ नहीं होगा, स्पेस होना चाहिए। एम्स जाने के लिए बस ख्वाब नहीं होना चाहिए, मेहनत भी होना चाहिए। क्या बोल रहे थे? फॉर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मस्ट हैव, इलेक्ट्रोफाइल must have vacant orbital to gain electron, उसके पास vacant orbital होना चाहिए। नेक्स्ट, electrophile are generally electron deficient species, octet incomplete। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज कब होगा? जब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। तो सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल हो गया, वो एक सीधा सिंपल हम बोल देते हैं, मगर उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके पास वाइकेंट ऑर्बिटल। वाइकेंट ऑर्बिटल जनरली, अब यहां से जो होता है कि जनरली बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, मगर सबसे जो मस्ट कंडीशन है ये कंडीशन है कि उसके पास, हमारे पास वाइकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर वाइकेंट ऑर्बिटल है तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जैसा एक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, अब हमारे पास आपको, अच्छा, एसिड तीन टाइप का एसिड होता है, तीन टाइप का बेस होता है। तीन साइंटिस्ट थे, एक था लेविस, दूसरा था आर्हेनियस, तीसरा है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड लॉरी। कितने लोगों को याद है ये तीन के हिसाब से एसिड बेस? आर्हेनियस के हिसाब से एसिड कौन होता है? जो H+ दे। और हम बेस कौन होगा? जो OH- दे। इसीलिए आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था pH और POH, ये एसिड के बेस उसी का दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग वहां पे बात करते हैं। तो एसिड आरएनएस के हिसाब से जो H+ दे वो एसिड, OH- दे वो बेस। हमारे पास दूसरा होता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी, उसके हिसाब से एसिड कौन? जो H+ दे वो एसिड, बेस जो H+ एक्सेप्ट करे, गेन करे, वो हो गया बेस। और लेविस लोन पेयर क्या करे? लोन पेयर डोनेट करे वो बेस। लोन पेयर डोनर बेस, लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि लेविस एसिड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऑल लेविस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए आप यूज करते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। अगर याद हो, बेंजीन पे जब करवाते थे तो AlCl3 लेते थे, FeCl, आप वहां पे FeCl3 भी लिखते थे। वो जो लेते थे ना, वो एसिड होता था, वो लोन पेयर एक्सेप्ट करवाता था, क्लोरीन के साथ बॉन्ड तोड़ता था और FeCl4 बनाता है। कोई बात नहीं, फिलहाल ये बात साइड में कहीं लिख लीजिएगा, ये लिख देता हूं कि ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर हमारे पास एसिड, हमारे पास बेस, हमारे पास सबसे पहला आर्हेनियस। आर्हेनियस के हिसाब से एसिड कौन होगा? जो H+ दे, H+ डोनर। बेस कौन होगा? OH- डोनर। आर्हेनियस हो गया, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ब्रॉन्स्टेड लॉरी। गौर से देखोगे O के ऊपर 2 डॉट लगा हुआ है, ये इंस्टा हैंडल नहीं है कि कुछ भी लगा दें, साइंटिस्ट का नाम है तो उसके नाम पे डॉट लगाते हैं। अगर ना लगाओ तब भी चल जाएगा, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मगर अगर पता हो तो करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से क्या है? H+ डोनर एसिड, हमारे पास H+ एक्सेप्टर बेस, और हमारे पास लास्ट बच गया लेविस। लेविस के हिसाब से जो लोन पेयर हमारे पास एक्सेप्टर हो, लोन पेयर एक्सेप्ट करे वो एसिड, और लोन पेयर हमारे पास जो डोनेट करे, डोनर जो हो, वो हमारे पास बेस। एग्जाम्पल चाहिए या बात समझ में आएगा? आर्हेनियस तो क्लियर है। जैसे अगर हम H2SO4 की बात करें, आर्हेनियस एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, आर्हेनियस बेस। ब्रॉन्स्टेड वाला एग्जाम्पल तो यही सेम आ जाएगा, मगर यहां पे समझना, जैसे अगर हमारे पास ऐसा क्या लिखते हैं इसको, और एग्जाम्पल थोड़ा कहते हैं अमोनिया।
अमोनिया को H+ दोगे, ये क्या बना लेता है, NH4+, ये क्या हो गया, H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो अमोनिया क्या हो गया, बेस किसके हिसाब से, कांस्टेंट। दूसरा देखना हमारे पास लेविस के हिसाब से, अब यहां से आपने कंपाउंड्स पढ़ा होगा, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, 3 ही बॉन्ड्स बनाया हुआ, 3 बॉन्ड मतलब दो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। अब इसको कोई भी नेगेटिव चार्ज दो, इसमें क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ये हमारे पास लेविस एसिड। चलो वापस आते हैं, तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ऑल लेविस एग्जांपल, हमारे पास ऑल लेविस एसिड, जितने भी लेविस हमारे पास एसिड होंगे, लेविस एसिड होंगे, वो सारे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स, क्लियर। उसके बाद कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन कार्बन का 4 बॉन्ड था, 3 ही बॉन्ड रहा, और उसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किया है, लॉस किया है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, कार्बोकेटायन। उसके बाद हमारे पास कार्बोकेटायन हो गया कार्बिन, कार्बिन हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स होता है, उसके पास भी अगर देखोगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 2 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट नहीं है। तो और लेविस एसिड, कार्बोकेटायन और हमारे पास अल्कीन। और देखो जनरली जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगा, कार्बोकेटायन मतलब जनरली ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो जनरली जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसने क्या किया होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जितने मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो सारे भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ऑल पॉजिटिव चार्ज, चार्ज जनरली ऑल पॉजिटिव, जनरली लिखेंगे, जनरली ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, स्पीसीज जितने पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अब मेरे को ये बताना, ये स्पीसीज है NH4+, ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, NH4+ इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, क्यों, जैसे को नाइट्रोजन हमारे पास कौन सा पीरियड का एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट पीरियड का, लिथियम से हमारे पास नियॉन सेकेंड पीरियड का, मतलब 3 से लेकर 10 तक वो सेकेंड पीरियड में आएगा ना। पीरियड टेबल देखते हो तो पीरियड टेबल में आपको ऐसा नजर आता है ना, यहां पे ये हाइड्रोजन, यहां पे ये हीलियम, ये फर्स्ट पीरियड हो गया। उसके बाद यहां से लिथियम से स्टार्ट होता है और ये हमारे पास नियॉन तक, एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10 तक, ये हो गया सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड मतलब एनर्जी लेवल 2 है, मतलब इसमें हमारे पास जो होगा, जैसे अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे 1s हमारे पास पॉसिबल हो सकता है, इसी में सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके आ जाएंगे। इसमें हमारे पास कौन होगा, 2, एनर्जी लेवल 2 पर जाएगा तो ये हमारे पास यहाँ पे 2s और 2p पॉसिबल हो सकता है। तो 2s में हमारे पास, अब ये 2s और 2p मिला के कितने ऑर्बिटल्स होंगे, s में एक ही बॉक्स होता है, p में कितने बॉक्स होते हैं, 3। तो 3, अगर 3 p का और 1 s का, टोटल कितने बॉक्स बनेंगे, 4 बॉक्स अगर बनेंगे तो 4 बॉन्ड्स बना पाएगा। तो मैक्सिमम नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है। उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने के हैं, खाने के नहीं। जैसे वो को बोलते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग, ये पता है। यही एग्जाम्पल हम 12th नीट में दिए थे। उन लोगों की ऐसा भी होता है, बायो के स्टूडेंट हो, ये सब मालूम होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे इसके पास कितना होना, 4 ऑर्बिटल्स है। क्या यहाँ पे अमोनिया कितना ऑर्बिटल्स बना चुका है, कितने बॉन्ड्स बना चुका है, 4 ऑर्बिटल था, चारों के चारों बॉन्ड्स बना चुका। जैसे अगर मेरे पास 2 हाथ है, दिख रहा 2 हाथ, हम कितने लोगों से मैक्सिमम हैंड शेक कर सकते हैं। ऐसा रूल नहीं है कि हमारे पास राइट हैंड से करना है या लेफ्ट हैंड से करना है। 2 हाथ है तो 2 से। अगर इसके पास नाइट्रोजन के पास, अगर नाइट्रोजन का अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, हमारे पास 1s2, 2s2, हमारे पास 2p3। तो ये हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, जनरली वैलेंस शेल हमारे पास बॉन्ड्स बनाता है। तो s में हमारे पास 1 बॉक्स और p में हमारे पास px, py, pz, तो 4 बॉक्स है, मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है।
जैसे मेरे दो हाथ थे, दो ही आदमी से मैक्सिमम हैंडशेक कर सकते हैं। इसके पास 4 ऑर्बिटल है तो 4 ही लोगों से 4 ही बॉन्ड्स बना सकता है, और यहाँ पे चारों के चारों बॉन्ड्स यूज कर चुका है। भले इस पे पॉजिटिव चार्ज है मगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ये बॉन्ड्स नहीं फॉर्म करेगा। क्या बात समझ में आया? और अगर हम बात करें PH4 प्लस कर देते हैं, अगर हाइपोथेटिकल ले PH4 प्लस की बात करेंगे तो क्या हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे एक्ट करेगा? नहीं। इसका रीजन है करेगा। रीजन क्या है? नाइट्रोजन हमारे पास सेकंड पीरियड का, फास्फोरस थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड में इसके पास 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। इसके पास 3d ऑर्बिटल खाली होता है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जैसा एक्ट करता है। वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए था, है? बात समझ में आया? इसके पास जगह ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसके पास अब ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट चला गया तो उसमें 3d आ जाएगा। अगर फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और हमारे पास 3p3 आ जाएगा। अब यहां से इसके आगे जो हमारे पास 3d होगा वो क्या होगा? खाली होगा, और खाली होगा तो उसमें एक्सेप्ट कर सकता है एनर्जी। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट तो 3 तक जाएगा। 3 में क्या पॉसिबल होता है? 3s, 3p, 3d। 3p नहीं होता, सॉरी हमारे पास क्या बोले 3f नहीं होता, वो 4 से स्टार्ट होगा। तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल जैसा एक्ट करेगा, और ये हमारे पास नहीं करेगा। नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल, क्लियर? और यहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल खाली है, क्लियर? नेक्स्ट अब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर? कम से कम तो आपको ये याद रखना है कि कार्बोकेटायंस हमारे पास कार्बन, अच्छा एक और चीज, कार्बन फ्री रेडिकल्स हमारे पास छूट गया। कार्बन का भी, कार्बन फ्री रेडिकल्स में भी तो हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देखो यहां से कार्बन फ्री रेडिकल की बात करेंगे तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, 4, यहां पे 6 और ये 1, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को लेकर के ये बॉन्ड बना सकता है, और अगर बॉन्ड बना सकता है तो हमारे पास यहां पे कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल भी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। क्या बात समझ में आया? बढ़िया। अब आगे नेक्स्ट अब हमारे पास देखेंगे न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? अब और बताना न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो इतना जैसा मरा जैसा काहे कर रहे हो? कोई एनर्जी नहीं फील हो रहा है, इस इतना ज्यादा गर्मी नहीं है, हो सकता है इससे ज्यादा हॉस्टल में हो गर्मी, पंखा चालू कर ले। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल का जस्ट अपोजिट। इलेक्ट्रोफाइल क्या था? जो इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स देगा। अब इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होना तो चाहिए, और होना चाहिए मतलब उसका कैपेसिटी से ज्यादा होना चाहिए। कम से कम उसका जितना जरूरत है उतना तो होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान के चलो कि तुमको 1000 रुपए की जरूरत था, 1000 रुपए की जरूरत है, पीछे वाले से मांगे, अब उसको बेचारी को पहले से 300 रुपया किसी चीज के लिए, काम के लिए घट रहा है, और तुमको 1000 रुपया थोड़ी देगी। तो उसके पास पैसा है मगर वो किसी काम के लिए है, वो नहीं देगा। तो अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल एक्ट करना है तो पहला उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के लिए बोल रहे थे तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, न्यूक्लियोफाइल के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और कंप्लीट होने के बाद उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इन फॉर्म ऑफ लोन पेयर, इन फॉर्म ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर लोन पेयर है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब वो लोन पेयर ही फॉर्म करता है। जैसे अगर कार्बन पे नेगेटिव की बात कर रहे हैं, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड जो यहाँ पे जो बॉन्ड
तोड़ा होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये अगर इसके पास आया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज भी है तो क्या है वो, लोन पेयर। ये तब हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल कब एक्ट करेगा, पहला तो एक चीज होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद ऐसे या तो उसके पास लोन पेयर होना चाहिए या तो पाई इलेक्ट्रॉन। तो जितने अल्कीन और अल्काइंस होते हैं वो एक्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल जैसा। इसीलिए अगर आपको हाइड्रोकार्बन अगर थोड़ा सा भी याद हो तो हाइड्रोकार्बन्स में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि जो अल्कीन और अल्काइन होता है वो खुद न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल पे जाना कौन पसंद करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल पे इलेक्ट्रोफाइल जाना पसंद करेगा, तो जिसका एडिशन होता है उसी के नाम पे रखते हैं। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। those chemical species which can donate the lone pair of electron is known as न्यूक्लियोफाइल। जो हमारे पास लोन पेयर डोनेट करेगा वही हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फॉर न्यूक्लियोफाइल species for nucleophile it must have, या फिर for nucleophile species must have complete octet pi electrons containing a species also act as न्यूक्लियोफाइल। पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज अगर लिखना चाहते हो तो अल्कीन और अल्काइन, ये हमारे पास अगर यहां से लिखना चाहोगे तो ये अल्कीन और हमारे पास अल्काइन, यही से स्पीसीज है। जो हमारे पास यहां देखना, ये जो अगर हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच आ जाए तो ये हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट नहीं करेगा। ये जनरली हम लोग जो मानते हैं वो दो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए वो दो हम ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ना हो, मतलब सेम एटम हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कब नहीं आएगा, जब सेम एटम हो। तो अगर सेम एटम हो तो वही चीज हमारे पास या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। उसी के केस में आप इसको न्यूक्लियोफाइल बना सकते हो। और इसी चीज का वजह से आप बेंजीन पे जो पढ़ते हो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, क्योंकि बेंजीन पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है तो एक्ट कैसे करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे जाना कौन पसंद करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसीलिए वहां पे बेंजीन पे आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जब आप ओपन चेन में बात करते हो तो वहां पे भी देखते हो ओपन चेन में वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। अल्कीन और अल्काइन क्या है, अनसैचुरेटेड। तो पाई बॉन्ड्स तोड़ करके सिग्मा बॉन्ड्स बना सकता है, वो एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है। तो वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अल्कीन और अल्काइन के केस में आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि अल्कीन और अल्काइन खुद कैसे एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल पे जाना कौन पसंद करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसीलिए आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन अल्कीन और अल्काइन। क्लियर? अच्छा, इसका एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल, अब देखो हम वहां पे बोले थे लेविस एसिड, यहाँ पे लोन पेयर कौन देगा, लेविस बेस। तो ऑल लेविस बेस न्यूक्लियोफाइल होगा। और हमारे पास कार्बन आयन, कार्बन पे भी तो नेगेटिव चार्ज आ गया तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर हो गया। तो हमारे पास कार्बन आयन भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज।
जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होंगे वो भी न्यूक्लियोफाइल, जैसे Cl माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, ये भी हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इसमें अब जैसे पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रोफाइल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसके लिए क्या चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। मगर अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज होगा उसका मतलब मस्ट है कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा और वो लोन पेयर के ही फॉर्म में होगा। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, मगर पॉजिटिव चार्ज में एक्सेप्शन आ सकता है। नेगेटिव चार्ज है मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होगा और वो न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट कर सकता है। क्लियर, इतना ही रखते हैं अब।